वंदे मातरम साथियों, आईएमपी बैच 2026 में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे फसल उत्पादन, क्योंकि कंटिन्यू हमारा जो अगला पेपर आने वाला है वो फसल उत्पादन का ही है, तो उसी के बारे में हमको पढ़ना है। तो चैप्टर नंबर 19 यानी कि पूरा लास्ट से सेकंड हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 19 की हम बात कर रहे हैं, कृषि अर्थशास्त्र। ठीक है, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स की हमें बात करना है। यहाँ आपसे 2+1 में क्वेश्चन पूछे जाना है, 2 नंबर का एक और 1 नंबर का एक ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, ये ध्यान में आपका रहे। ठीक है, अब बोर्ड किस तरह से थोड़ा सा चेंज कर ले, लेकिन अपना जो सिलेबस हम लोग पढ़ रहे हैं उसी की हम बात कर रहे हैं। अब कृषि अर्थशास्त्र का मतलब होता है भाई कि कृषि का हमारे राष्ट्र में कैसा, यानी कि किस तरह से व्यवसायिक तौर पर आपका क्या है भैया, आर्थिक तौर पर क्या है योगदान है, उसके बारे में हम पढ़ना है। क्योंकि वैसे हम लोग सब लोग जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत की यानी कि रीढ़ की जो हड्डी है वो कृषि ही है। तो लगभग यहाँ की जितनी भी अर्थव्यवस्था है वो सिर्फ और सिर्फ कृषि पर ही डिपेंड है। क्योंकि क्षेत्रफल हमारे पास अच्छा खासा है, किसान अच्छे खासे हैं, और हम लगभग लगभग दुनिया में उगने वाली लगभग सभी फसलों का हम लोग क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं, और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में क्या करते हैं, दूसरे देशों को भेजते हैं। ठीक है, तो यानी कि हमारे देश में बहुत अच्छा प्रोडक्शन होता है, किसान भी सारी चीजें प्रोडक्शन अच्छा करता है और लगभग सभी चीजों का प्रोडक्शन करता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ज्यादातर हम लोग जितना भी प्रोडक्शन वगैरह करते हैं, क्योंकि प्रोडक्शन करना हमारा फर्ज भी बन गया है और हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी भी हो गया, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करना है ना। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि विश्व में जनसंख्या के मामले में भारत दूसरे स्थान पर है। कितने स्थान पर दोस्तों? दूसरे स्थान पर आ गया। दूसरे स्थान पर था, अब कौन से स्थान पर आ गया है? पहले स्थान पर आ गया है। ठीक है ना, चीन को भी पीछे छोड़ दिया है। यानी कि भारत में लोग जो हैं बहुत ज्यादा तेजी से क्या हो रहे हैं, पैदा हो रहे हैं। तो पैदा नहीं हो रहे, ये तो फैक्ट्रियां हो सकता है कि भाई प्रोडक्शन हो रहा है, पैदा नहीं हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है। क्यों भाई? अब पैदा होना तो मतलब धीरे धीरे जनसंख्याएं बढ़ती है, पर यहाँ तो अचानक बढ़ी है भाई, नंबर 1 पर हम लोग आ गए, तो प्रोडक्शन ही हो सकता है। जैसे लोग फैक्ट्रियां लगाते हैं कि नहीं लगाते, तो फैक्ट्रियां लगाते तो वो क्या सोचते हैं कि मैं ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करूं, 24 घंटा दिन में भी फैक्ट्री चलाऊं, रात को भी फैक्ट्री चलाऊं, दिन की शिफ्ट के मजदूर अलग, शाम को अलग कर करके ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन में करता हूं। तो ऐसा भाई लोगों ने भी पता नहीं क्या कर रखा है कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करना। तो ये जनसंख्या का प्रोडक्शन हो रहा है भारत में दोस्तों। ठीक है, तो हम कृषि अर्थशास्त्र समझ गए ना कि भाई हमारे पूरी जो है अर्थशास्त्र का मामला कृषि पर ही डिपेंड है। ठीक है, चलो तो अब इससे किस तरह से हमारे चैप्टर में क्वेश्चन बनने वाले वो हम समझते हैं। उसके पहले बता देता हूं, आप लोग देख रहे हैं एम एग्री एंड नर्सिंग इंस्टीट्यूट का यूट्यूब चैनल। हमारे जो है इंस्टीट्यूट के द्वारा पीएटी और आईसीआर की तैयारी करवाई जाती है, साथ ही सीयूटी एग्जाम की भी तैयारी करवाई जाती है। और जो है आप लोगों का क्रैश कोर्स 15 और 1 अप्रैल को लगभग स्टार्ट होने वाला है। जो भी छात्र ऑफलाइन क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहता है वो दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकता है। साथ ही जो छात्र बीएससी एग्रीकल्चर करना चाहता है, मध्य प्रदेश की सबसे कम फीस यानी कि 25,000 रुपए में आपका बीएससी एग्रीकल्चर करवा जाता है, उसमें भी 20 से 22,000 रुपए तक लगभग ओबीसी और एससी एसटी छात्रों को क्या मिल जाती है, स्कॉलरशिप मिल जाती है। तो अगर बीएससी एग्रीकल्चर भी आप करना चाहते हैं कम से कम फीस में, तो हमसे संपर्क जरूर करिएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर से हमारे किस तरह के क्वेश्चन हमारे से बनने वाले हैं। कृषि अर्थशास्त्र आप क्या समझते हैं बेटा? डेफिनेशन ही डेफिनेशन आपसे पूछी जाएगी। तो जोजियर सॉरी, जोजियर के मतानुसार, ये अगर नी भी याद रखोगे तो चलेगा। चलो, कृषि अर्थशास्त्र कृषि विज्ञान की वह शाखा है जो किसान के विभिन्न साधनों के पारस्परिक संबंधों को नियमित करने का तरीका बताती है। चाहे वह संबंध साधनों का आपस में हो या साधनों का मनुष्य से हो, किंतु उद्देश्य कृषि में अधिकतम समृद्धि प्राप्त करना है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि परस्पर जो व्यवहार है उसको बनाए रखकर हम क्या करते हैं, किसी भी साधनों को हम उपयोग करके समृद्धि मतलब ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, है ना, उपयोग कर सकते हैं। ये हमारा उद्देश्य होता है, ज्यादा से ज्यादा आय प्राप्त करना। ये सारी चीजें क्या कहलाती है? कृषि। क्योंकि आपने सुना होगा जब बजट पास होता है तो किसानों के लिए बहुत ज्यादा होता है कई बार, है ना, बहुत सारी सब्सिडियां मिलती हैं, ये योजनाएं, पोली हाउस योजनाएं, ड्रीप योजनाएं। तो ये सारी इन संबंधों को परस्पर बनाए रखना ये कृषि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, और इसका जो उद्देश्य है ये समृद्धि प्राप्त करना, यह ध्यान में आपको रखना है। ठीक है ना, जो भी उद्देश्य है ये हमको प्राप्त करना होता है, कृषि अर्थशास्त्र कहलाता है। अब कृषि अर्थशास्त्र का महत्व लिखिए, तो कृषि अर्थशास्त्र के अध्ययन से
कृषि क्षेत्र में कम लागत पर अधिक उत्पादन करने में सहायता प्राप्त होता है। यानी कि आप अगर अर्थशास्त्र पढ़ लोगे, क्या पढ़ लोगे बेटा, तो आपको अलग अलग तरीके का ज्ञान होगा और उस ज्ञान के माध्यम से कम साधनों में ज्यादा आप आय प्राप्त कर सकते हैं। इसके अध्ययन से कृषि उत्पादन, उपभोग, वितरण, विनिमय एवं जो है राजस्व आदि के क्षेत्र में आपको ज्ञान प्राप्त होता है। तो यानी कि जब हम इसका अध्ययन करते हैं तो भाई क्या होता है, कई बार किसानों को अर्थशास्त्र के बारे में बहुत कम जानते हैं, वो तो बस प्रोडक्शन के बारे में जानते हैं। कई बार हम सुनते हैं ना भाई कि हमारे किसी भी, हमने प्रोडक्शन तो कर लिया पर किसान को उसका दाम नहीं मिले। भाई दाम कैसे मिलेगा दोस्त, क्योंकि जब क्या होता है कि ज्यादा मात्रा में किसी चीज का अगर प्रोडक्शन हो जाता है तो उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। अरे बात समझ में? तो यानी कि एक सीधा सा ऑप्शन है कि बहुत ज्यादा मात्रा में अगर आपके पास कोई चीज है बहुत अपार, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो हमें इस अर्थशास्त्र के बारे में कि भाई दूसरे देशों में क्या डिमांड है, किस क्षेत्र में ज्यादा प्रोडक्शन हुआ है नहीं है, तो उसको परस्पर ध्यान में रखकर अगर हम कोई चीज पैदा करेंगे तो उसका बराबर हमको क्या मिलेगा, मूल्य मिलेगा। अन्यथा कई बार हमको कचरे के भाव या बिल्कुल सड़ा गलाकर फेंकना पड़ती है ना। कई बार आप लोगों ने देखा होगा, प्याज की हम बात करें तो प्याज के भाव कई बार 80, 90, 100, 150 रुपए तक पहुंच जाता है, और कई बार 5 रुपए किलो भी उसको कोई नहीं पूछता है और फेंकना पड़ता है। ये सब आयात निर्यात और प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। सॉरी। इसके अध्ययन से मनुष्य का दृष्टिकोण विस्तृत होता है, यह बौद्धिक विकास में भी सहायक होता है। क्योंकि जब हम इसका अध्ययन करेंगे, भाई अध्ययन करेंगे तो दृष्टिगत, यानी कि हम दूसरे राज्यों की बात करेंगे कि कहाँ कितना प्रोडक्शन हो रहा है, दूसरे राज्यों में कितना हो रहा है, दूसरे देश में कितना हो रहा है, उसके आधार पर हम फिर कृषि करेंगे। तो अर्थशास्त्र पढ़ोगे तो इन बातों का अच्छे से आपको ज्ञान होगा। सहकारिता के प्रमुख सिद्धांत लिखिए। सहकारिता क्या होती है, सब लोगों को पता है, कोऑपरेट ऑपरेशन के बारे में, ठीक है। ऑपरेटिव जो होता है, या कोऑपरेशन या ऑपरेटिव की हम बात करें, ठीक है, ज्यादातर आपको कोऑपरेटिव ही याद रखना है। कि जो सहकारिता है, आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पर सोसाइटियां होती है, क्या होती हैं, खाद बीज वाली सोसाइटियां होती हैं, क्योंकि वो सहकारी होती है। क्या होती हैं, सहकारी के अंडर में आती है। तो ये है ऐच्छिक संगठन है। कैसा है भैया, ऐच्छिक संगठन, जैसे स्वेच्छा सहकारिता का मूल सिद्धांत है। नैतिकता, उसके अंदर नैतिकता होती है, यानी कि सहकारी संगठनों का मूल मंत्र व्यक्ति का चरित्र निर्माण करना तथा उनमें नैतिकता की भावना जागृत करना। क्योंकि जो समिति बनाते हैं तो उन सभी को समान रूप से लेकर साथ में चलना उनका उद्देश्य होता है। समानता अगला हो गया भैया। सहकारी संस्था में प्रत्येक सदस्य को समान अधिकार प्राप्त होता है। वर्ग, जाति, लिंग, रंग के आधार पर उनमें कोई भी अंतर नहीं किया जाता है। यानी कि जो सोसाइटी होती है, जो सदस्य होते हैं, ठीक है, उनके एम्प्लॉयज होते हैं, सब एक समान ही होते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है, ऐच्छिक संगठन है, नैतिकता उसके अंदर होती है और समानता होती है। किसके अंदर, सहकारिता के प्रमुख सिद्धांत है, सहकारिता की बात हम कर रहे हैं, इसी के आधार पर वो काम करता है। प्राथमिक कृषि साख समितियों के उद्देश्य लिखिए। जो कि प्राथमिक साख समितियां होती हैं, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज होती हैं। तो जो सोसाइटी होती है वो क्या काम करती हैं, जो उचित ब्याज पर सदस्यों को साख दिलाना, यानी कि जो ब्याज पर वो पैसा देता है या खाद बीज उपलब्ध कराता है। सदस्यों को स्वावलंबी बनाना, भाई है ना, खुद के लिए, ये ध्यान में रखना है। सेल्फ कृषि विपणन में सहायता प्रदान करना। किसी भी प्रकार के विपणन वगैरह होता है, मार्केटिंग वगैरह होती है, उसने प्रोडक्शन कर लिया और बेच नहीं पा रहा, तो उसमें सहायता प्रदान करता है। कौन करता है, प्राथमिक साख समितियां, सोसाइटी आप सभी के यहाँ पर होगी, ठीक है। ये उसके उद्देश्य होते हैं। किसान बैंक क्या है, ठीक है, याद रखना, किसान बैंक ग्रामीण सहकारिता का ही संगठन है। ग्रामीण सहकारिता का, जो किसानों को उनकी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु आसान शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराते हैं। तो जो किसान बैंक है वो किसानों को बिल्कुल आसान शर्तों पर ही क्या करते हैं, ऋण उपलब्ध कराते हैं। फसल के अनुसार ऋण होता है, जमा करना होता है, ये सारी जो है इनमें किया जाता है किसान बैंक में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है डेफिनेशन। अगला इस चैप्टर के किस तरह के क्वेश्चन बनने वाले, तो सहकारिता एक संगठन है, कैसा, ऐच्छिक, समानता, सामान्य सामान्य कल्याण, या ये सभी। तो भाई जो सहकारिता है वो ये सभी, समानता भी है उसके अंदर, ऐच्छिक भी और सामान्य है। तो राइट आंसर आएगा ये सभी। 15 माह से 5 वर्ष तक के लिए लिया गया ऋण कहलाता है क्या भैया, मध्यकालीन ऋण। ये याद रखो बेटा दोस्तों, मध्यकालीन ऋण क्या कहलाता, 15 से 5 वर्ष के लिए, ठीक है, 15 माह से। अगला, कृषि साख समितियों की स्थापना कब हुई थी, तो 1904 में। डायरेक्ट याद रखो, राइट आंसर आपको 1904 में क्या आएगी, 1904 में। फसल बीमा योजना कब प्रारंभ हुई, 1947 में प्रारंभ हुई। राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक, यानी कि जिसे हम बोलते हैं नाबार्ड बैंक, क्या बोलते हैं, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, तो याद रखना 12 जुलाई 1982 में। कब हुई थी, 12 जुलाई 1982 को स्थापना हुई थी नाबार्ड की।
व्यक्तिगत स्रोत यानी कि महाजनों के लिए गए ऋण की ब्याज अपेक्षा होती है अधिक होती है भाई। यानी कि क्या करते हो, महाजन का मतलब समझते हैं कि भाई गांव में जो भी व्यक्ति होता है, कोई पटेल से ले रहा है, कोई किससे ले रहा है, तो उससे अगर आप पैसा ले रहे हो तो उसका जो ब्याज दर होता है कैसा होता है, अधिक होता है, ध्यान में रखना। असल मजदूरी नगद मजदूरी से क्या होती है, श्रेष्ठ होती है असल मजदूरी, ठीक है, नगद से। 15 माह की अवधि के लिए लिया गया ऋण क्या कहलाएगा, तो मध्यकालीन ऋण। 15 माह से 5 वर्ष के बीच में मध्यकालीन ऋण हमने पढ़ा बेटा। अगला है शब्द का अर्थ मिलजुल कर कार्य करना। किस शब्द का, तो भाई सहकारिता का, क्योंकि सहकारिता का ही अर्थ था मिलजुल कर कार्य करना। भारत में सहकारिता की स्थापना कब हुई, 1963 में, ठीक है। अच्छे से आप लोगों को पढ़ लेना, ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। विज्ञान की वह शाखा जिसमें अर्थशास्त्र के नियम कृषि पेशे व व्यवसाय में प्रयोग होते हैं क्या कहलाती है, तो उसे हम बोलते हैं कृषि अर्थशास्त्र। अभी हम पढ़कर आए उसे बोलते हैं कृषि अर्थशास्त्र। कृषि अर्थशास्त्र की एक प्रमुख समस्या बताइए क्या हो सकती है, तो प्रकृति पर निर्भरता। क्योंकि भाई अगर आपको प्रकृति की कोई आपदा आ गई, ओले वृष्टि हो गए, बहुत अधिक बरसात हो गई, बहुत अधिक सूखा पड़ गया, तो भाई आप ऋण जमा नहीं कर पाओगे बैंक का, ठीक है ना। तो ये प्रकृति यानी कि जो किसान की खेती है वो खुली खेती है। कैसी है, बिल्कुल खुले छत के आसमान के नीचे होती है। भाई कोई व्यापारी होगा तो अपना माल वेयर हाउस में भर लेगा, किसान जब तक उसका माल पकेगा नहीं, जब तक व्यापारी कैसे उसका जो है माल वेयर हाउस में रखेगा। तो इसलिए क्या होती है, प्रकृति पर निर्भर करता है कि पूरा जितना भी होता है सारी चीजें किस पर निर्भर करती है, प्रकृति पर। किसान अपनी कृषि आवश्यकता हेतु जो ऋण लेता है उसे क्या कहते हैं, तो हम बोलते हैं कृषि ऋण। यानी कि कृषि की उपयोगिता के लिए, खाद लेने के लिए, बीज लेने के लिए, है ना, वो जो ऋण लेता है उसे हम बोलते हैं कृषि ऋण कहा जाता है। क्रेता एवं विक्रेता को निकट लाने की क्रिया क्या कहलाती है, तो विपणन। जो क्रेता होता है बेचने वाला, विक्रेता, ठीक है, ध्यान में रखना, क्रेता खरीदने वाला, विक्रेता बेचने वाला, दोनों को आपस में जोड़ने वाली जो ऋण होती है वो क्या कहलाती है, विपणन। किसी व्यक्ति की ईमानदारी व देनदारी पर इतना विश्वास जिसके आधार पर वह किसी दूसरे व्यक्ति से बहुमूल्य वस्तु या मुद्रा प्राप्त कर ले क्या कहलाता है, साख क्रेडिट। क्या कहते हैं हम, क्रेडिट। आजकल इसी क्रेडिट के आधार पर बैंक आपको लोन देती है, क्योंकि जब तक आपका सिविल खराब होगा यानी कि आपकी बैंक में क्रेडिट खराब होगी तो वो आपको लोन नहीं देगी। और इसी के आधार पर, ये क्रेडिट का मतलब आप गांव में भी समझते होंगे कि भाई हम लोग किसी से व्यवहार रखते हैं, आपका लेन देन का व्यवहार बहुत अच्छा होगा तो आपको एक बार बोलने पर कोई भी आपको पैसा उधार दे देगा। और अगर ये नहीं मिल रहा है मतलब आपका क्या है भैया, व्यवहार खराब है ना। तो इसको व्यवहार को अच्छे से बनाए रखें, अपने दोस्तों से भी बनाए रखें, क्योंकि हम कई बार करते भैया कि दोस्तों से पैसा उधार लेते हैं, 500 1000 रुपए उधार लेते हैं, और जब उसको देना होते हैं तो हम कई बार उसके साथ टालम टोला करते हैं। तो भाई आप वो जगह खत्म कर देते हो कि वो वापिस आपको 1000 रुपए उधार दे, ठीक है। तो ये अपने दोस्तों से भी व्यवहार आपको क्या करना है, बनाए रखना है, ताकि आपकी क्रेडिट बनी रहे। इस बार आपको 1000 रुपए की आवश्यकता है तो वो तुरंत दे देगा, अगली बार 2000 की आवश्यकता है तो भी बिना संकोच के आपको वो दे सकता है, अगर आप उसे क्या बना के रखोगे दोस्तों, क्रेडिट बनाकर रखोगे तो, ठीक है। चलो आइए आगे चलते हैं इसी प्रकार से। अब सही जोड़ी में अगर आपसे किसी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाए तो फसल बीमा की हम अगर बात करें तो फसल जो बीमा होता है, यानी कि ये सही जोड़ी आपको मिला नहीं है, तो फसल बीमा में आपको याद रखना है कि फसलों को आग बाढ़ आदि से सुरक्षा हेतु अनुबंध। तो फसल बीमा क्या होता है कि अगर आग या बाढ़ या किसी से नुकसान पहुंच जाता है तो उसे क्या मिलती है, फसल बीमा। फसल ऋण की अगर बात करें तो फसल ऋण आपको 2 से 3 वर्ष के लिए आपको मिल सकता है। फसल ऋण की बात करें, भूमि बंधक बैंक कौन सी होती है, तो कृषकों की भूमि की जमानत पर दीर्घकालीन ऋण देने वाली संस्थाएं भूमि बंधक बैंक कहलाती हैं। साख पत्र की अगर बात करें तो ऐसा अनुबंध जो किसी व्यक्ति विशेष की साख को प्रदर्शित करता है, यानी कि क्रेडिट को प्रदर्शित करता है। साख समितियां की बात करें तो ये होती है केंद्रीय सहकारी बैंक। जो साख समितियां होती है वो सारी सारी केंद्रीय सहकारी बैंक होती हैं, ठीक है। इस प्रकार से आपको राइट आंसर आपका बनेगा। ये हुए आपके इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव भी खत्म। 2 नंबर 2+1 में ये क्वेश्चन आपका आने वाला है, तो अच्छे से चैप्टरों का आप लोग रिवीजन करते रहें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम।